नमस्ते प्यारे बच्चों। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमने पिछले हफ्ते जो हमारी पहली इकाई है और उसमें का जो नौवा कहानी है, रीढ़ की हड्डी नामक जो कहानी है, उसके बारे में हमने सविस्तर रूप से अध्ययन किया था। और आज हम जो हमारी पहली इकाई है और उसमें का जो हमारा 10वां पूरक पठन है, ठेस, इसके बारे में आज हम सविस्तर रूप से अध्ययन करने वाले हैं। ठेस ठेस का मतलब क्या होता है बच्चों, आपको ज्ञात है, आपको मालूम है ठेस का मतलब क्या होता है? एक उसका मुहावरा भी होता है, बनता है ठेस का, ठेस लगना। ठेस लगना उसका मतलब क्या होता है? ठेस लगना का मतलब दुखी होना या फिर बुरा अनुभव होना, ऐसा उसका मतलब होता है मुहावरे का। ठेस लगना, दुखी होना, बुरा अनुभव होना। ठेस का मतलब एक ऐसा भी होता है जैसे कि हम मराठी में कहेंगे टोचणी लावणे। ठेस, टोचणी लावणे, मान खंडता, ऐसा भी उसका एक मतलब होता है। या फिर हिंदी में ठेस का मतलब होता है हल्की चोट, हल्की चोट या फिर एक हल्का मानसिक कष्ट, ऐसा भी उसका मतलब होता है। और यही हम ठेस का मतलब क्या होता है, हल्की चोट या फिर हल्का मानसिक कष्ट, ऐसा भी उसका मतलब होता है। और यही हम इस पूरक पठन के माध्यम से, ठेस जो पूरक पठन है, इसके माध्यम से हम अध्ययन करने वाले हैं, हम जानकारी लेने ही वाले हैं। तो ठेस पूरक पठन किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु जी का यह ठेस पूरक पठन है और इसके बारे में हम सविस्तर रूप से अध्ययन करेंगे। तो ठेस का मतलब क्या होता है, यह तो हम इस पूरक पठन के माध्यम से अध्ययन करने ही वाले हैं। इससे पहले आज हम जो ठेस जो पूरक पठन है और पूरक पठन के जो रचनाकार है, इनके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। इनका यहाँ पर परिचय दिया हुआ है, फणीश्वर नाथ रेणु जी का परिचय यहाँ पर देखो बच्चों। आपकी जो किताब है, इस किताब का जो पन्ना नंबर 42 है, यहाँ पर ठेस पूरक पठन दिया हुआ है और इसके बारे में आज हम जानकारी अध्ययन करने वाले हैं। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी का यहाँ पर परिचय दिया हुआ है। उनका जन्म, फणीश्वर नाथ जी का जन्म 1921 पूर्णिया बिहार में उनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु 1977 में उनकी क्या हुई है, मृत्यु हुई है। उनकी मतलब किनकी? फणीश्वर नाथ रेणु जी की मृत्यु 1977 में हुई है। तो उनका यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु जी का यहाँ पर परिचय दिया हुआ है, वह परिचय आज हम देखेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु जी का परिचय यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों। देखो, आपको आपकी किताब में देखना है परिचय। हिंदी कथा धारा का रुख बदलने वाले फणीश्वर नाथ रेणु जी को आज़ादी के बाद के प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। मतलब यह जो रचनाकार है फणीश्वर नाथ रेणु जी को हिंदी कथा धारा का रुख बदलने वाले फणीश्वर नाथ रेणु जी को आज़ादी के बाद के प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। आज़ादी के बाद प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। किनको? फणीश्वर नाथ रेणु जी को। आपकी कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। मतलब फणीश्वर नाथ रेणु जी की जितनी भी कहानियाँ और उपन्यासों में आंचलिक जीवन मतलब जो ग्रामीण जीवन है, जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आपकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। मतलब जो फणीश्वर नाथ रेणु जी की जो भाषा शैली है और उस भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। तो अब हम फणीश्वर नाथ रेणु जी की जो प्रमुख कृतियाँ हैं, उस प्रमुख कृतियों के बारे में यहाँ पर पठन करते हैं, जानकारी लेते हैं। प्रमुख कृतियाँ किनकी? फणीश्वर नाथ रेणु जी की। महिला आंचल, परिकथा, जुलूस, यह क्या है? उपन्यास है। एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी,
अच्छे आदमी, यह इन फणीश्वर नाथ रेणु जी की क्या है, कथा संग्रह है, कथा संग्रह है। ऋण, जल, धनजल, नेपाली, नेपाली क्रांति कथा, रिपोर्टाज आदि आदि, यह सब फणीश्वर नाथ रेणु जी की क्या है, प्रमुख कृतियाँ है। तो जो आज हम ठेस पूरक पठन, फणीश्वर नाथ रेणु जी की जो ठेस पूरक पठन है, इसके बारे में जो अध्ययन करने वाले हैं यहाँ पर गद्य संबंधी में, जो हमें इस ठेस पूरक पठन के माध्यम से फणीश्वर नाथ रेणु जी जो मैसेज, जो संदेश देने वाले हैं, और यही आज हम इस गद्य संबंधी में यहाँ पर जानकारी दी हुई है। तो यह देखो बच्चों, आपका जो पन्ना नंबर 42 है वहाँ पर गद्य संबंधी में जानकारी दी हुई है। देखो, गद्य संबंधी में प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। मतलब यह जो प्रस्तुत आंचलिक कहानी है, कौन सी, ठेस, यह बिहार की जो ग्रामीण जीवन पर आधारित ठेस नामक जो कहानी है, वो यह कहानी आधारित है, बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। प्रस्तुत आंचलिक कहानी कौन सी, ठेस। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। मतलब यह जो प्रस्तुत कहानी है, कौन सी, ठेस, इस कहानी के माध्यम से कथाकार कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु जी ने बिहार के ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से क्या किया है, चित्रित किया है। और यही हमें इस ठेस जो आंचलिक कहानी है, इस आंचलिक कहानी के माध्यम से हमें क्या करना है, अध्ययन करना है, जानकारी लेनी है। तो बच्चों, आपकी जो किताब है और उस किताब का जो पन्ना नंबर 42 है, यहाँ पर जो कहानी दी हुई है और ठेस नामक जो कहानी दी हुई है, और इस कहानी के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो ठेस मतलब यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से रत्नाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी ने हमें यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि कलाकार किसी भी धर्म, जाति और वर्ग का हो, उसे अपनी कला पर अभिमान होता है। यह तो सही बात है, इस बात को हम यहाँ पर इनकार नहीं कर सकते कि कलाकार किसी भी धर्म, जाति और वर्ग का हो, उसे अपनी कला पर अभिमान होता है। वह कोई भी व्यक्ति हो और उसे अपनी जो कला है और उस कला पर उसको क्या होता है, अभिमान होता है। वह स्वाभिमान के मूल्य को समझता है और उसकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। जाति या धर्म के नाम पर जब उसके स्वाभिमान पर आघात होता है तो वह उसे बर्दाश्त नहीं करता। वह कोई भी व्यक्ति हो, अगर जाति या धर्म के नाम पर जब उसके स्वाभिमान पर आघात होता है तो वह उसे बर्दाश्त नहीं करता है। और यही बात इस कहानी के माध्यम से हमें फणीश्वर नाथ रेणु जी बताने का प्रयास किया है। कि प्रस्तुत कहानी में सिरचन नामक एक ग्रामीण कलाकार का वर्णन किया गया है। मतलब यह जो ठेस नामक जो कहानी है, और इस कहानी में सिरचन नामक एक ग्रामीण कलाकार का वर्णन किया गया है। वह मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी मतलब चटई, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे ढोर के मोढे, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी आदि उपयोगी वस्तुएं बनाता है। मतलब यह जो प्रस्तुत कहानी है ठेस, सिरचन नामक एक ग्रामीण कलाकार है, और यह ग्रामीण कलाकार यह सारी चीज़ें वह क्या करता है, उपयोगी वस्तुएं बनाता है। और यही हमें इस कहानी के माध्यम से देखना है। ये वस्तुएं बनाकर वह अपनी उपजीविका कमाता है। मतलब यह जो उपयोगी वस्तु है, यह उपयोगी वस्तुएं सिरचन नामक एक ग्रामीण कलाकार बनाता है, और ये वस्तु बनाकर वह अपनी आजीविका कमाता है। स्वाभिमानी होने के कारण वह हर
परिस्थिति में अपने स्वाभिमान की रक्षा करता है, क्योंकि जो सिरचन नामक एक ग्रामीण कलाकार है वह स्वाभिमानी होने के कारण वह हर परिस्थिति में अपने स्वाभिमान की रक्षा करता है। और यही हमें इस ठेस जो पूरक पठन जो कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु जी की, और इसी के बारे में हमें इस ठेस कहानी के माध्यम से हमें अध्ययन करना है, जानकारी लेनी है। तो चलो बच्चों, जो आपकी 10वीं की हिंदी की किताब है और उस किताब का जो पन्ना नंबर 42 है, वहाँ पर जो पन्ना नंबर 42 है और इस पन्ने के बारे में आज हम सविस्तर रूप से अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों देखो, आपको आपकी किताब में देखना है। देखो यहाँ पर पहला परिच्छेद दिया हुआ है। देखो बच्चों, खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। सिरचन नामक यहाँ पर एक ग्रामीण कलाकार है। तो इससे पहले ही हमने सिरचन नामक एक ग्रामीण कलाकार का वर्णन इस प्रस्तुत ठेस जो कहानी है इस कहानी के माध्यम से किया गया है। तो देखो यहाँ पर खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते थे, कि जब भी खेती बाड़ी का समय होता है, काम का सीजन होता है, तब गांव के जो किसान है वह किसान जो सिरचन नामक जो एक ग्रामीण कलाकार है इसकी गिनती नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे कि गांव के जो किसान है वह किसान सिरचन की गिनती नहीं करते थे? क्यों? यही हमें इस पाठ के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से जानना है। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं, कि लोग उसको बेकार ही नहीं, बेकार मतलब कुछ काम का नहीं, लोग उसे बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं, बेगार समझते हैं उसे, बेगार ही नहीं बेकार ही नहीं बेगार भी समझते हैं। बेगार का मतलब क्या होता है? बिना मजदूरी दिए ज़बरदस्ती लिया गया काम, उसका मतलब होता है बेगार। बेगार का मतलब आपने लिख लिया। बेगार का मतलब क्या होता है? बिना मजदूरी दिए ज़बरदस्ती लिया गया काम, उसे कहा जाता है बेगार। तो लोग उसको क्या समझते थे? उसको मतलब किसको? सिरचन को, कि बेकार ही नहीं, बेकार मतलब कुछ काम का नहीं, बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। इसीलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। इसीलिए जब खेत खलिहान का काम होता है तो मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को, कि जब खेती बाड़ी का काम होता है तो उस काम के लिए मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है। किसको? सिरचन को, क्योंकि गांव के सभी लोग उसे क्या समझते थे? बेकार और बेगार समझते थे। इसीलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है। किसको? सिरचन को, क्योंकि सिरचन को गांव के लोग क्या समझते थे? बेकार और बेगार समझते थे। इसीलिए उसे मजदूरी के लिए कोई बुलाने नहीं जाता था। किसको? सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर? मतलब खेत के काम के लिए उसे बुलाकर क्या होगा? ऐसा लोग समझते थे। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा, पगडंडी पर तौल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे। इसीलिए कि गांव के जो किसान है वह किसान सिरचन को खेती बाड़ी के समय मजदूरी के लिए नहीं बुलाते थे, क्योंकि क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत में पहुंचकर 1/3 काम कर चुके होंगे। 1/3 मतलब 1/3, जैसे कि आप कहते हैं 1/3, 1/3 मतलब 1/3 का मतलब होता है 1/3। तो दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुके होंगे, 1/3 काम कर चुके होंगे, तब कहीं सिरचन हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। खुरपी का मतलब क्या होता है आपको मालूम है? खुरपनी घास काटने एवं घास आदि छिलने का एक औजार होता है, उसे क्या कहा जाता है? खुरपी कहा जाता है। खुरपनी ऐसा भी कहा जाता है मराठी में। या फिर घास काटने का जो औजार होता है उसे क्या कहा जाता है? खुरपी कहा जाता है। तो
एक तिहाई काम कर चुके होंगे दूसरे मजदूर, तब कहीं सिरचन हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी, पगडंडी मतलब मार्ग रास्ता उसे कहते हैं। पगडंडी मतलब मार्ग रास्ता। पगडंडी पर तौल तौल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे। पगडंडी मतलब मार्ग रास्ता, तो पगडंडी पर तौल तौल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे मुफ्त में मजदूर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे खेत में पहुंचेगा। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। अगर आपको मुफ्त में सिरचन को मजदूरी देनी हो तो और बात है। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। अगर मुफ्त में उसको मजदूरी देनी हो तो और बात है, लेकिन काम के बदले लोगों को क्या दी जाती है? मजदूरी दी जाती है। तो इसीलिए अगर आपको मुफ्त में उसे मजदूरी देनी हो तो और बात है। इसीलिए गांव के लोग सिरचन को खेत में काम के लिए नहीं बुलाते थे। तो यह अब हमने जान लिया कि जो सिरचन कौन है, वह कामचोर है। कि गांव के किसान मानते हैं, समझते हैं कि जो सिरचन है वह सिरचन कामचोर है, वह बेकार है, बेगार है। अब आगे यहाँ पर, आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। आज सब गांव के जितने भी किसान हैं वह किसान सिरचन को क्या समझते हैं? मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। चटोर का मतलब क्या होता है? चटपटी चीज़ खाने का शौकीन, उसे क्या कहा जाता है? चटोर कहा जाता है। उसे चटोर कहा जाता है। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या फिर चटोर कह ले कोई। एक समय था। अब पुरातन काल में सिरचन क्या था उसके बारे में यहाँ पर रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे। आज लेकिन सिरचन को सभी लोग क्या कह रहे हैं? मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। लेकिन एक समय था। अब जो पास टाइम है या फिर उसका जो पुरातन काल है, इसके बारे में रचनाकार यहाँ पर सिरचन के बारे में बता रहे हैं। एक समय था जब उसकी मढ़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियाँ बंधी रहती थी। एक समय था। अब यहाँ पर रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी सिरचन के बारे में बता रहे हैं, जो पुरातन काल के बारे में। एक समय था कि जब उसकी मढ़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियाँ बंधी रहती थी। एक समय ऐसा था कि जो सिरचन है और उस सिरचन के मढ़ैया के पास बाबू लोगों की जो सवारियाँ है वह सवारियाँ बंधी रहती थी। मढ़ैया मतलब झोपड़ी। मढ़ैया का मतलब क्या होता है? झोपड़ी। तो एक समय ऐसा था कि जब सिरचन के झोपड़ी के पास जो बाबू लोग हैं और उन बाबू लोगों की जो सवारियाँ है वह सवारियाँ बंधी रहती थी। सवारियाँ का मतलब क्या होता है? स्वार, ऐसा भी उसका मतलब होता है। स्वार ऐसा भी उसका मतलब होता है। तो एक समय ऐसा था कि सिरचन के झोपड़ी के पास बाबू लोगों की सवारियाँ बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। कि उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। उसकी खुशामद भी करते थे मतलब उसकी प्रशंसा करना। खुशामद करना का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, खुशामद। कि लोग उसे पूछते भी थे और उसकी खुशामद भी करते थे। एक समय था, अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। तो लोग उसे पूछते भी थे और उसकी प्रशंसा भी करते थे। किस तरह से? अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथों में यह कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। इस तरह से सिरचन को लोग पूछते थे और उसकी प्रशंसा भी करते थे। एक दिन का समय निकाल कर चलो, एक दिन का समय निकाल कर चलो। इस तरह से बड़े भैया की चिट्ठी आई है, शहर से सिरचन से एक जोड़ा चिक बनाकर भेज दो। एक दिन का समय निकाल कर चलो,
कि यहाँ पर रचनाकार कहने का प्रयास कर रहे हैं कि एक दिन का समय निकाल कर चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चीक बनाकर भेज दो। एक जोड़ा चीक बनाकर भेज दो। चीक बनाकर भेज दो। चीक बनाकर भेज दो का मतलब क्या है? चीक का मतलब क्या होता है? बांस की तीलियों का बना हुआ पर्दा। चीक का मतलब क्या होता है? बांस की तीलियों का बना हुआ पर्दा। तो एक दिन समय निकाल कर चलो कि बड़ा रचनाकार किसे कह रहे हैं? सिरचन को, कि एक दिन समय निकाल कर चलो कि बड़े भैया की चिट्ठी आई है। कहाँ से? शहर से, कि सिरचन से एक जोड़ा चीक बनाकर भेज दो। कि सिरचन से एक जोड़ा चीक बनाकर भेज दो, ऐसी चिट्ठी शहर से आई है। किसकी? बड़े भैया की। तो यह बात रचनाकार किसे बता रहे हैं? किसे बता रहे हैं? सिरचन को। तो एक दिन समय निकाल कर चलो शहर, क्योंकि बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चीक बनाकर भेज दो। चीक का मतलब होता है कि बांस की तीलियों का बना हुआ पर्दा बनाना है बड़े भैया को। तो यह बात रचनाकार सिरचन को बता रहे हैं। मुझे याद है, रचनाकार यहाँ पर बता रहे हैं, मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती मैं पहले ही पूछ लेता वो क्या क्या लगेगा। वो क्या क्या लगेगा। कि मुझे याद है, यहाँ पर रचनाकार सिरचन के बारे में बता रहे हैं कि मुझे याद है कि मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती तो मैं पहले ही पूछ लेता कि वो क्या क्या लगेगा। वो क्या क्या लगेगा। वो का मतलब होता है स्नैक। स्नैक नाश्ता, उपहार, जैसे कि हम मराठी में कहेंगे। वो का मतलब नाश्ता, उपहार। तो मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती मैं पहले ही माँ को पूछ लेता। मतलब यहाँ पर रचनाकार बता रहे हैं कि वो क्या क्या लगेगा, कि वो क्या क्या लगेगा, ऐसा मैं माँ को पूछ लेता। तब माँ हंसकर कहती, जा बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। तो माँ हंसकर कहती मुझे कि जा बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। कौन? सिरचन। माँ सिरचन के बारे में रत्नाकार को बता रही है कि माँ हंसकर कहती है कि जा बेचारा। कौन? बेचारा कौन? सिरचन मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। तो अब रचनाकार इस भोग के बारे में ही बता रहा है हमें कि पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। बेपानी मतलब, बेपानी का मतलब क्या होता है? बेइज्जत करना। बेपानी का मतलब क्या होता है? बेइज्जत करना। बेइज्जत करना, बेपानी करना मतलब बेइज्जत करना। तो मेरे सामने ही पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के की शादी थी, तो उसको, लड़के को मेरे सामने ही सिरचन ने क्या कर दिया था? बेपानी कर दिया था, मतलब बेइज्जत कर दिया था। तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कड़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ बनाती हैं। तो क्या बेपानी कर दिया था सिरचन ने कि तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा। तरकारी का मतलब होता है मध्यम माफक। तरकारी का मतलब मध्यम माफक। तो तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर मतलब थोड़ा सा, तरकारी मतलब मध्यम माफक परोसती है और इमली का रस डालकर कड़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ बनाती हैं। कड़ी का मतलब क्या होता है? कड़ी का मतलब करी, आमटी ऐसा उसका मतलब होता है। आमटी, कड़ी का मतलब आमटी। तो इमली का रस डालकर कड़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ बनाती है। तो इस तरह से सिरचन ने पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को मेरे सामने ही क्या कर दिया था? बेपानी कर दिया था, बेइज्जत
बेइज्जत कर दिया था। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है? तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है? तो इस तरह से कि एक समय की बात यहाँ पर सिरचन के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। इसीलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। इसीलिए मैं सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता, इसीलिए कि वो क्या क्या लगेगा, इसीलिए मैं पहले ही माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलसकर कहती, आओ सिरचन। कि सिरचन को देखते ही माँ हुलसकर कहती। हुलसकर मतलब तत्पर कृति। हुलसकर मतलब तत्पर कृति। हुलसकर का मतलब क्या होता है? तत्पर कृति। कि सिरचन को देखते ही माँ हुलसकर कहती, आओ सिरचन, आज नीनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई। तो आज मैं नीनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई। नीनू मथना मतलब मैंने बहुत खोजने का प्रयास किया, क्योंकि यह बिहार की ग्रामीण जीवन का इस पाठ के माध्यम से रचनाकार ने वर्णन किया है। इसीलिए इसका मतलब मैं ढूंढ नहीं पाया, लेकिन मिला तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो आज नीनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई। आज नीनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की खगोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना? घी की खगोरन का मतलब क्या होता है? सब जगह खोज डालना। खगोरन का मतलब होता है सब जगह खोज डालना या फिर छानबीन करना। घी की खगोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना? और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है कि उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। और उसके बाद माँ ने सिरचन को बताने लगी, और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है उसकी ननद का मतलब क्या होता है? आपको ज्ञात होगा शायद। ननद का मतलब क्या होता है? पति की बहन। ननद का मतलब क्या है? पति की जो बहन होती है उसे ननद कहा जाता है। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है कि उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। मोती का मतलब, मोती घास का मतलब क्या होता है? नागर मोथा, एक घास जिससे औषधि भी बनाई जाती है। और शीतल पार्टी का मतलब क्या होता है? चटई, ऐसा उसका मतलब होता है। शीतल पार्टी एक चटाई ऐसा उसका। मोती एक प्रकार की घास, चटई जैसे कि घास की होती है ना, जो कि हम सभी के पास होती है। बेचने वाले आते हैं तो हम उनसे लेते हैं। आपको भी मालूम होगा, आपने भी देखी होगी शीतल पार्टी। मोती एक प्रकार की घास और शीतल पार्टी चटई होती है। तो और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है कि उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। तो इस तरह की बात माँ ने सिरचन को बताया। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता है। घी की सौंधी सुगंध, मीठी सौंधी का मतलब क्या होता है? मीठी सुगंध वाला। कि सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभल कर हंसता, घी की सौंधी सुगंध सूंघ कर ही आ रहा हूँ काकी। कि सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभल कर हंसता है, घी की सौंधी सुगंध सूंघ कर ही आ रहा हूँ काकी। नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। तो कहने का मतलब इतना, मैं कार्य में, मेरे काम में क्या रहता हूँ, व्यस्त रहता हूँ। ऐसा यहाँ पर सिरचन रचनाकार की जो माँ है उस माँ को बताने का प्रयास कर रहा है। नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। ऐसा सिरचन रचनाकार की जो माँ है उस माँ को यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम कि जो सिरचन है
उस सिंचन एक समय था, तो उस समय के बारे में हम पुरातन काल के बारे में जो सिरचन है, वह सिरचन एक कलाकार है और इसी के बारे में हम जो हमारा पन्ना नंबर 42 है यहाँ पर हमने अध्ययन किया है, जानकारी ली है। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं और अगली बार जो हमारा अगला पन्ना है, जो ठेस जो हमारी कहानी है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जानकारी लेंगे। जो आज हम जो ठेस पूरक पठन है, इसके बारे में जो भी हमने जानकारी ली है, अध्ययन किया है, इसके बारे में अगर आपके मन में कोई शंका हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे निसंकोच क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। धन्यवाद। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद।